नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता है उनको बता दूं कि बिहार एसआई के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाए, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो ये वीडियो खासकर वैसे तो बिहार एसआई के लिए भी है, और आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर एसएससी रेलवे जो जिसमें भी इतिहास के प्रश्न पूछते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और उनसे संबंधित फैक्ट्स जो होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा। उन सारी चीज़ों को रिवाइज करने के बाद आप लोगों को लगभग पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है फरीद, ऑप्शन बी है सलीम, ऑप्शन सी है रहीम, और ऑप्शन डी है मुरीद। तो आप लोग ऐसा करें कि अपना एक पेन और कॉपी ले लें और उस पर आंसर करते चलें, और लास्ट में अपना स्कोर बताएं कि आपने कितने सही किए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है। ठीक, तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फरीद खान। और इनका असली नाम क्या था? फरीद खान। इसका शासनकाल देख लेते हैं। देखिए, इनसे संबंधित सारे फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक ये शासक रहे, और ये साम्राज्य सूरी साम्राज्य से संबंधित है, और राजधानी सासाराम बिहार था। प्रशासनिक सुधार इनको इनका देखें तो प्रशासन को सरकार, परगना और सिंक जैसे भागों में विभाजित किया था, और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशिष्ट पद बनाए थे। मुद्रा, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का प्रचलित थे। जो चांदी का सिक्का था उसे रुपया, और तांबे का जो सिक्का था उसे दाम कहा जाता था। आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि उस टाइम पे चटगांव से लेकर पेशावर तक, आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जिसमें यात्रियों के लिए सराय और पेड़ लगाए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में एक संगठित डाक व्यवस्था स्थापित की। सैन्य और कूटनीति उपलब्धियां देख लेते हैं हम। एक कुशल सेनापति थे जिन्होंने कई युद्ध जीते। बचपन में ही अकेले एक बाघ को मार गिराने के कारण इनका नाम शेर खान हुआ था। जो एक बाघ को मारने के बाद इनको शेर खान की उपाधि मिली थी। अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? ऑप्शन ए है कादम्बरी, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है रामायण, और ऑप्शन डी है बृहत कथा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अर्थशास्त्र। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कौटिल्य यानी कि इनको विष्णुगुप्त, चाणक्य आदि नामों से जाना जाता था। उनका कीर्ति या फिर पुस्तक कह ले तो अर्थशास्त्र है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के पुस्तक के और उनके लेखक देख लेते हैं। रामायण, रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, भागवत गीता, भागवत गीता भी वेद व्यास ही लिखे थे। अर्थशास्त्र चाणक्य, अभी हम लोग पढ़े। अष्टाध्यायी पन्ननी, कामसूत्र वत्सायन, राजतरंगिणी कलहन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्राक्षस विशाखा दत्त, 10 कुमार चरित दंडी, चरक संहिता चरक, सुसूत्र संहिता सुसूत्र, योग सूत्र पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि, गीत गोविंद जयदेव, कादम्बरी वान भट्ट, हरचरित वान भट्ट, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, मेघदूत कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रत्नावली हर्षवर्धन, नैषधचरित श्रीहर्ष, मृच्छकटिकम शूद्रक। तो ये सभी प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक का हम लोग रिवाइज कर लिए। तो ऐसे ही ये वीडियो खास होने वाली है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुर्जर, ऑप्शन बी है परमार, ऑप्शन सी है काकोट और ऑप्शन डी है उत्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परमार। राजा भोज जो कि 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक शासन करने वाले परमार वंश के एक प्रसिद्ध भारतीय राजा थे। उनका राज्य मुख्य रूप से मध्य भारत के मलवा क्षेत्र में केंद्रित था, जिसकी राजधानी धारानगर थी। ध्यान रखिएगा, जो राजा भोज जहाँ के राजा थे वहाँ की राजधानी धारानगर थी। ये मालवा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में ये राज करते थे। उन्हें साहित्य और कला का महान संरक्षक माना जाता है, साहित्य और कला का महान संरक्षण माना जाता है और उनके नाम पर ही भोपाल शहर का नाम रखा गया था, जिसे भोजपाल कहा जाता था पहले। अब कुछ वंश देख लेते हैं, उनके प्रमुख शासक देख लेते हैं, जैसे कि मौर्य वंश। मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार, अशोक। वैसे ही गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। दिल्ली सल्तनत जिसमें कि ये सारे वंश थे, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और इनसे इनके कुछ प्रमुख शासक को देख लेते हैं, जैसे कि बलबन, ये गुलाम वंश से संबंध रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश से संबंध रखते थे। फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश से संबंध रखते थे। और सैयद वंश से जो सैयद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था खिज्र खां। ध्यान रखिएगा, खिज्र खां। और लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी। वैसे ही विजयनगर के प्रमुख शासक हुए हरिहर एवं बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कृष्णदेवराय, ये विजयनगर के काफी प्रसिद्ध शासक थे। तो इनसे क्वेश्चन काफी बनता है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित रखते हैं। मुगल वंश के शासक हुए बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर। ये सभी मुगल वंश के शासक थे। वहीं मराठा साम्राज्य के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। चोल साम्राज्य के प्रमुख मतलब प्रसिद्ध शासक राजाराम प्रथम थे। वैसे हर्यक वंश, ये मगध साम्राज्य के हैं सब। बिंबिसार, ये भी मगध साम्राज्य, शिशुनाग और नंद वंश, महापद नंद, पल्लव साम्राज्य, चालुक्य, ये सभी मगध साम्राज्य के हैं। पूरा पाषाण युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? पूरा पाषाण युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है अंतजी खेड़ा, ऑप्शन ए अंतजी खेड़ा, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी महिसदल, ऑप्शन डी बारूदीह। अंतरजी खेड़ा, भीमबेटका, महिसदल, बारूदीह। तो पूरा पाषाण युग में जो पेंटिंग गुफा था वो कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, बी होगा भीमबेटका। यह स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ 10,000 ईसा पूर्व से अधिक पुरानी हजारों की संख्या में प्रागैतिहासिक शैल चित्र यानी कि गुफा पेंटिंग मिलती है, जो पूरा पाषाण युग से लेकर मध्य पाषाण युग तक की है। ये पेंटिंग अपने जीवंत चित्रण और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। अंतजी खेड़ा के बारे में जान लेते हैं, जो कि और ऑप्शन है। यह उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, लेकिन यह मुख्य रूप से लौह युग से संबंधित कलाकृतियों जैसे कि चरित्र धूसर मृदभांड के लिए जाना जाता था, ना कि पूरा पाषाण गुफा चित्र के लिए। महिसदल, यह पश्चिम बंगाल का एक ताम्रपाषाण स्थल है। यह पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण स्थल है, जहाँ तांबे और मिट्टी के बर्तन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाण के ये स्थल है, ध्यान रखिएगा, जहाँ से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। बरूदीह, यह झारखंड में स्थित पुरातात्विक स्थल है, जहाँ नवपाषाण और ताम्रपाषाण का काल के उपकरण और कलाकृतियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ये हड़प्पा काल के समय का पूछ रहा है कि किस स्थल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है
लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कालीबंगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल और उनके वर्तमान स्थिति और वहाँ से प्राप्त साक्ष्य को देख लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा। हड़प्पा अभी वर्तमान स्थिति में, इसकी वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और यहाँ से तांबे की इका घड़ी, पक्की मिट्टी के बर्तन और एक समाधि स्थल मिला है जिसे R37 कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से महास्नानागार, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की आकृति और एक बड़ी अन्न भंडार यहाँ से मिले हैं। कालीबंगन, ये राजस्थान भारत में है। यहाँ से ऊँट की हड्डियाँ, जोते हुए खेत के प्रमाण और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। लोथल, ये गुजरात भारत में है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डाकयार्ड मिला है और घरों के ये दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। धौलावीरा, ये भी गुजरात भारत में है। यहाँ से विशाल जल भंडारण प्रणाली मिला है, विशाल जल भंडारण प्रणाली, और शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। राखीगढ़ी, हरियाणा भारत में है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल इसे कहा जाता है। राखीगढ़ी को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत का राखीगढ़ी है। इससे प्रश्न बनते हैं। रोपड़ पंजाब भारत में है। ये कुत्ते के साथ मानव का दफनाना और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कुत्ते के साथ मानव का दफनाना और तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से प्राप्त हुई है। चुन्हुदड़ो, यह सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते की पद चिन्ह और झुमके की कलाकृतियाँ मिली है। बनवाली, बनावली से ये भारत के हरियाणा क्षेत्र में है। मिट्टी का हल और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जय सिंह, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है फजल खान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी औरंगजेब। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। तो अब शिवाजी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में पुणे के निकट हुआ था। ध्यान रखिएगा, 19 फरवरी 1630 को। इनका माता का नाम था जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। उनकी माता और दादोजी कांडदेव ने उनके लालन पालन और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी माता और दादोजी कांडदेव ने उनके लालन पालन और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1674 में उन्होंने रायगढ़ किले में धूमधाम से सिंहासन रूढ़ होकर स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1674 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। उन्होंने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जैसे आक्रमणकारियों से बचाव के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। ध्यान रखिएगा, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज से बचने के लिए नौसेना का निर्माण किया था। उन्होंने विजय दुर्ग, सिंध दुर्ग और कई अन्य नौसैनिक किलों का निर्माण करवाया था। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरा पुत्र और मुगल वंश के छठा शासक था। जो औरंगजेब, जिन्होंने शिवाजी को कैद किया था, यह मुगल सम्राट के शाहजहां का तीसरा पुत्र था, जिसने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया। इसने 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया था। वह आलमगीर यानी कि विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था और अपने कुशल सैन्य नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में साम्राज्य अपने क्षेत्रीय शिखर पर पहुंचा। हालांकि उसने गैर मुस्लिम पर जजिया कर फिर से लगाया और धार्मिक नीतियां लागू की, जिससे संघर्ष पैदा हुए और साम्राज्य के पतन की नींव पड़ी। और मुगल साम्राज्य का अंत भी औरंगजेब के नीतियों को भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? निम्न में से कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है नेमिनाथ, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी है महावीर।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्श्वनाथ। सी पार्श्वनाथ। अब जैन धर्म के महत्वपूर्ण कुछ तीर्थंकर को हम देख लेते हैं, जैसे कि भगवान ऋषभ देव, ये काफी महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे, इनसे काफी सारे प्रश्न बनते हैं। तो भगवान ऋषभ देव यह प्रथम तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह बैल था, ध्यान रखिएगा प्रत्येक चिन्ह पूछ लेता है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल था। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। अजितनाथ ये दूसरे तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। अजितनाथ के हाथी। शंभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर हुए और इनका उन्हें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है। महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, ध्यान रखिएगा सर्प। महावीर स्वामी ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्हें अक्सर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मल्लीनाथ यह 19वें तीर्थंकर थे और दिगंबर परंपरा का में एक महिला के रूप में उनके पुनर्जन्म की चर्चा होती है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। तीर्थंकर कुल 24 हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव और अंतिम महावीर थे। मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं जैन धर्म के। अहिंसा, सत्य, असत्य यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि अनावश्यक संपत्ति ना रखना, और ब्रह्मचर्य, जो कि ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पहले 4 ही सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये पूछ लेता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यह ईश्वर रहित धर्म थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा की प्रधानता थी, ये आत्मा में विश्वास रखते थे जो कर्मों के अनुसार फल भोगती है। ये 2 संप्रदाय में बढ़ जाते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर। वैसे ही बौद्ध धर्म का है, जो बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान में। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बोलने में डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह कवि और संगीतकार थे। वे एक महान कवि और संगीतकार थे जिन्हें हिंदी और फारसी में लिखने के लिए जाना जाता था। हिंदी और फारसी में लिखने के लिए जाना जाता था। उन्हें कव्वाली की शुरुआत की और सितार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। कव्वाली की शुरुआत इन्होंने ही किया था और सितार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। इतिहास लेखन, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन करने वाली किताब खजाइन उल फतूह, ध्यान रखिए खजाइन उल फतूह लिखी थी। तूती ए हिंद, इन्हें भारत का तोता यानी कि तूती ए हिंद कहा जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, उन्हें गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, देवगिरी सहित उत्तर भारत के बड़े बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। ये इन सभी जो अलाउद्दीन खिलजी था इन सभी को जीता था। और इसके कुछ प्रशासनिक सुधार थे, जैसे कि बाजार नियंत्रण। उन्होंने कीमत नियंत्रण करने और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सख्त बाजार नियंत्रण लागू किया था। भूमि की पैमाइश के आधार पर राजस्व निर्धारित किया और जमींदारों पर भी कर लगाया था। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, 1000 खंबा वाला महल बनवाया। ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला बनवाया था, अलाई दरवाजा बनाया था, 1000 खंबा वाला महल बनवाया था। एक विशाल सेना और मजबूत गुप्तचर विभाग का गठन किया था। विशाल सेना और मजबूत गुप्तचर विभाग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बारह मासा की रचना किसने की? बारह मासा की रचना किसने की? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है इसामी मलिक, ऑप्शन सी है मोहम्मद जैसी और ऑप्शन डी है रस खान। इसका आंसर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जैसी। तो बारह बारह मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी, जो उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत का एक हिस्सा है। ध्यान रखिए, यह पद्मावत का ही हिस्सा है। यह कविता वर्ष के 12 महीनों में नायक और नायिका के मिलने और विरह का चित्रण करती है। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक देख लेते हैं, जैसे कि तुगलकनामा। इसको अमीर खुसरो लिखा था। तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद, इसको अल बरूनी ने लिखा था। किताब उल यामिनी, इसको उत्वी ने लिखा था। तारीख ए सुबुक्तगीन, बैहाकी ने लिखा था। शहनामा फिरदौसी ने लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। बाबरनामा, जिसे कि तुजु के बाबरी भी कहा जाता था, यह बाबर द्वारा लिखा गया था। तारीख तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीक ने लिखा था। रहेला इब्न बतूता की पुस्तक थी और अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मुल्तान मोहम्मद और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। इसका आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी का इसके बारे में अब जान लेते हैं और ये इसका आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका पहला आक्रमण 600 सॉरी ये जो अभी हम लोग देखेंगे मुस्लिम आक्रमण, जो कि शुरू से सबसे पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो सबसे पहला आक्रमण भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो था 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय हुआ था, लेकिन असफल रहा। खलीफा उमर के समय में हुआ था। पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, जिसने सिंध के शासक दाहिर को हराकर सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया था। 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसके बाद तुर्क आक्रमण हुए। मोहम्मद गजनबी धन की लालच में भारत पर कई बार आक्रमण किए। जो ये मोहम्मद गजनबी था, ये तुर्क का मुस्लिम था, जिनमें प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटना, जो कि 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी, भारत में मुस्लिम शासन की नींव इसी ने रखा था। मोहम्मद गौरी ये भी तुर्क शासक था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसकी हत्या कर दी और एक निर्णायक मोड़ था। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर इसने मुस्लिम शासन का नींव भारत में रख दी थी। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे मोहम्मद गौरी का गुलाम कहा जाता था, और इसने गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली में किया था 1206 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की गई? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की गई थी? ऑप्शन ए है शहादत खान, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है अहमद शाह अब्दाली और ऑप्शन डी है सरफराज जंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग जान लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर ए शानी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि मिला था सिकंदर ए शानी, जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता। युग का विजेता, जनता का चरवाहा, सल्तनत काल का समुद्र गुप्त, इन सभी नामों से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। गयासुद्दीन बलबन को नायाब ए मलिक की उपाधि, उलुग खां की उपाधि मिला था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को सहिस्ता खान का उपाधि मिला था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां और गाजी की उपाधि प्रदान की गई थी। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर और खलीफा का नायाब से
सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी को गुलरुखी, जिसे कि उपनाम के से कविताएं लिखते थे, इन्हें गुलरुखी की उपाधि मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक और सिपह सलार के नाम से जाने जाते थे। गजना गजनी के मोहम्मद, इसे गाजी की उपाधि मिली थी। इल्तुतमिश, इन्हें सुल्तान की उपाधि मिला था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पाली, ऑप्शन बी पाली। अब बौद्ध धर्म की स्थापना, उससे संबंधित सारे फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म का स्थापना भारत में गौतम बुद्ध ने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक होने के नाते इसके अनुयायियों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है। गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका लुम्बिनी में जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान मिला और उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, जिसे यह बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। जो ये इनके 4 आर्य सत्य हैं, यह बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है। और इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। इनमें 8 सिद्धांत शामिल है जो दुख को समाप्त करने के लिए बताते हैं, जैसे सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और सही स्मृति और सही समाधि। इन 8 सिद्धांत को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और इनके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर किसने बसाया था? जौनपुर शहर किसने बसाया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। और सारे शहर को देख लेते हैं कौन बसाया था। जैसे भोपाल को राजा भोज ने, हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने, आगरा को सिकंदर लोदी ने, अमृतसर को गुरु रामदास ने, नई दिल्ली को एडविन लुटियंस जो कि एक डिजाइनर था, चंडीगढ़ ली काब्जियर, ये भी डिजाइनर था, पटना शेरशाह सूरी, फतेहपुर सिकरी अकबर, इंदौर अहिल्याबाई, पाटलिपुत्र अजातशत्रु, जहानाबाद को शाहजहां ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है उदय सिंह और ऑप्शन डी है राणा संगम। राणा सांगा होगा यहाँ पे, सांगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, उदय सिंह। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय वहां के शासक उदय सिंह थे। जब अकबर ने हमला किया तो उदय सिंह ने किले की रक्षा की जिम्मेदारी सेनापति जयमल राठौर और वीर फत्ता पर छोड़कर अरावली के जंगलों में चले गए और बाद में अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। वे उस समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। जब मुगल सेना ने चित्तौड़ पर घेराबंदी की तो वह किले में नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे बचने की जिम्मेदारी अपने विश्वसनीय सेनापति को सौंपी थी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बाद शासक बने थे और उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सामना किया था। अमर सिंह, यह उदय सिंह के पुत्र और महाराणा प्रताप के भाई थे। यह अकबर के बाद के समय के शासक बने। राणा संगा, यह एक बहुत पहले के शासक थे जिनका संबंध खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था और उनकी मृत्यु अकबर के जन्म से पहले हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति
सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी बाघ। इसका आंसर हो जाएगा बी गाय। इस सील पर एक योगी मुद्रा में बैठी आकृति है जिसके चारों ओर हाथी, बैल, गैंडा और एक भैंस जैसे जानवर है और नीचे 2 हिरण भी बने हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में जान लेते हैं। सुसंयोजित नगर, पक्की ईंटों से बने मकान और उन्नत जल निकासी व्यवस्था इसकी प्रमुख पहचान थी। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, जिसमें कपास की खेती भी शामिल थी। कला और शिल्प, इस सभ्यता की मिट्टी के बर्तन, मुहरें, मूर्तियां और आभूषण बनाए जाते थे। पशुपति की पूजा और विभिन्न पशुओं की पूजा का प्रमाण मिलते हैं। व्यापार, यह मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है वशिष्ठ, ऑप्शन सी है परशुराम, ऑप्शन डी है विश्वामित्र। इसका आंसर हो जाएगा डी विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें शक्तिशाली मंत्र के दृष्टा ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद, यह मंत्र ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के ज्ञान और प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 228 सूक्त और 10,580 श्लोक हैं। इसमें मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है। 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध, 10 राजाओं के बीच रावी यानी कि पुरुषनी नदी के तट पर हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें भारत वंश की विजय हुई थी। ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, सतलज, सतुद्री, ब्यास जिसे कि विपाशा कहा जाता था, आदि कई नदियों का उल्लेख है। सिंधु और सरस्वती नदी का प्रमुख माना जाता है। यह संस्कृत भाषा के विकास का आधार माना जाता है। इनमें औषधि, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का भी ज्ञान था। यज्ञ के अवसर पर मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्रु कहा जाता था। तो ये वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? ऑप्शन ए है अब्दुल समद, ऑप्शन बी है संबल दास, ऑप्शन सी है मुराद और ऑप्शन डी है मनोहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अब्दुल समद। अकबर ने चित्रकला विभाग के प्रमुख के रूप में अब्दुल समद की देखरेख में एक पृथक विभाग स्थापित किया था। वह फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के समय से दरबार में था और अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला की शैली को परिपक्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासक रहा। मुगल सम्राट थे जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत को 2/3 हिस्सों पर साम्राज्य का विस्तार किया। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया। ध्यान रखें, दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने करवाया था। जजिया और तीर्थ यात्रा जैसे कर माफ किए और कई प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने इबादत खाना की स्थापना अकबर ने नहीं किया था और रामायण महाभारत जैसे कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद और अकबर द्वारा ही करवाया गया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था सहायक संधि? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है ब्लेजली और ऑप्शन डी है क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ब्लेजली। अब हम लोग कुछ गवर्नर और वायसराय को देख लेते हैं, उनके समय के कुछ महत्वपूर्ण घटना को देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ये कितना 1772 से 1785 तक इसका शासनकाल रहा। भारत के पहले गवर्नर जनरल
यह भारत के पहले गवर्नर जनरल था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया और द्वंद्व शासन समाप्त किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट इसी ने लागू किया था और द्वंद्व शासन समाप्त किया था। विलियम बेंटिंक, इसका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहा और इसने सती प्रथा को समाप्त किया और 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया था। चार्ल्स मैटकॉफ, इसका शासनकाल 1835 से 1836 रहा। इसने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफ़ी प्रश्न बनते हैं इससे के रूप में जाना जाता है जिन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया था। कैनिंग, इसका शासनकाल 1856 से 1857 तक रहा। कंपनी के शासन के अंतिम गवर्नर जनरल थे और कलकत्ता, मद्रास और बम्बे में विश्वविद्यालय स्थापित किया। लिटन, इसका शासनकाल 1876 से 1880 तक रहा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया और भारतीय सशस्त्र अधिनियम लाए। रिपन, इसका शासनकाल 1880 से 1884 रहा और इसने 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की। हेस्टिंग्स, इसका शासनकाल 1813 से लेकर 1823 तक रहा और इसने एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 1816 इसी के काल में हुआ था। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816 हेस्टिंग्स के काल में हुआ था और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान आक्रमण नीतियों का पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांधीवादी आंदोलन ने चौरी चौरा कांड से जुड़ा था? किस गांधीवादी आंदोलन चौरी चौरा कांड से जुड़ा था? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 22 तक चला था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक कस्बा था, में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई और प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वे अहिंसा के अपने सिद्धांत पर दृढ़ थे। अब महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह, इनका भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था, ये 1917 में हुआ था और बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर ब्रिटिश सरकार के अत्यधिक कर के विरोध में पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए प्लेन बोनस की मांग को लेकर एक औद्योगिक आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था, फसल खराब होने के कारण किसानों पर लगान में छूट देने के लिए एक आंदोलन जिसमें गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार से सहयोग वापस लेने की योजना थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से असहयोग करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ब्रिटिश सरकार से भारत छोड़ो की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्रघात किस मौर्य राजा का नाम था? अमित्रघात किस मौर्य राजा का नाम था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु और ऑप्शन डी है उदयन। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार। अमित्रघात बिंदुसार का नाम था जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। यह उपाधि उन्हें शत्रुओं का संहारक होने के कारण दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को हराकर मौर्य वंश का स्थापना और भारत के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया। उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया और अर्थव्यवस्था में सुधार किया। वे जैन धर्म में परिवर्तित हो गए और 297 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में अपना जीवन समाप्त किया। तो यहीं पे हम लोग का प्रश्न समाप्त होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो अपना स्कोर कमेंट में कर सकते हैं और ऐसे हर सब्जेक्ट का वीडियो आ गया है इस चैनल पे। तो अभी तक उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी वीडियो को देखें, आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और अगर जल्दी में आप लोग को रिवाइज करना है सारी चीज़ें को तो मेरे इस वीडियो को आप लोग देखें, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सारे टॉपिक
हर क्वेश्चन का जो टॉपिक है उनका लगभग सारी चीज़ें को मैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है उसको रिवाइज करवा दिया हूँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।